मुझे सुनने वाले सभी लोगों को नमस्कार। बड़ों को प्रणाम और छोटों का आशीर्वाद। मैं अपना विषय शुरू करूं उससे पहले मैं अपना परिचय दूं। मेरा नाम सिंटू कुमार है और आप सबों के बीच में उपस्थित हूँ। आजकल की जो समस्याएं दिन पर दिन बढ़ती चली जा रही है, इसका कोई ठोस निवारण नहीं मिल रहा है। आजकल जो समस्याएं पहले जो हम देख रहे हैं वो समस्या बेरोजगारी है। चारों तरफ बेरोजगारी बढ़ रही है। तो सवाल सीधा यही उठता है कि बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है। बहुत से लोगों का इसमें राय है कि बेरोजगारी बढ़ने का कारण है जनसंख्या को दिन पर दिन वृद्धि करना, जनसंख्या का लगातार बढ़ना। पर सच तो उल्टा ही है। हालांकि अगर हम बेरोजगारी की इस एपिसोड में बात करें तो जनसंख्या से हम नहीं समझते हैं कि बेरोजगारी बढ़ रहा है या घट रहा है। अगर यह बात हम बोले तो बहुत से लोगों को तो लगेगा ये पागल है, मूर्ख है, कुछ भी बोल सकता है। पर सच यही है कि बेरोजगारी के बारे में जनसंख्या से कुछ भी लेना देना नहीं है। धरती पर जितने भी लोग मनुष्य जाति के हैं, मनुष्य जाति के जितने भी लोग हैं, उन सभी को खाने के लिए अन्न चाहिए, पहनने के लिए कपड़ा चाहिए, सोने के लिए बिस्तर चाहिए, बिस्तर में चाहिए पलंग खाटी, जो भी मिले वो चाहिए। वो सब किसी को एक दूसरे को चाहिए, तो इसमें बेरोजगार होने की बात नहीं है। तो बात यह उठती है तो बेरोजगारी है तो कहाँ से है। तो बेरोजगारी उठने का सबसे बड़ा कारण यह है, आपने प्रायः सुना होगा कि ऐसी ऐसी मशीनें हैं जो 100 लोगों का काम खुद अकेले करती है, या फिर ऐसी ऐसी मशीन है या यह मशीन ऐसी है जो 10 लोगों का काम खुद अकेले करती है। तो बेरोजगारी यहाँ से बढ़ रहा है मेरे भैया, बेरोजगारी दूसरी जगह से नहीं बढ़ रहा है। और यह एक इकोसिस्टम है। आपको इकोसिस्टम के बारे में हम बात करते हैं। इकोसिस्टम में कैसे है। इकोसिस्टम कहने का मतलब यह है कि एक सधे सब सधे, सब सधे सब जाए, रहीमन मूलहि सिंचबो फूले फले घाय। अर्थात अगर एक बीज है, किसी भी पौधे का बीज है, वो जब बीज धरती में बोया जाएगा, अगर बीज को अगर हम पानी देते हैं तो उससे फल भी मिलेगा, फूल भी मिलेगा, पौधा भी मिलेगा, लकड़ी भी मिलेगा, वायु भी मिलेगा, अधिकांश चीज़ें मिलेगी। तो यह एक इकोसिस्टम हो गया। दूसरी भाषा में कहे तो इसी इकोसिस्टम की वजह से हम सब वही बेरोजगारी के इस चरण पर देख रहे हैं। आपको मैं बताता हूँ गहराई से। आज आपके घर में जो कुछ भी प्रयोग हो रहा है, जैसे मुंह धोने के लिए पेस्ट हो गया, नहाने के लिए साबुन हो गया, खाने के लिए पनीर हो गया, सब्जी बनाने के लिए सरसों का तेल हो गया, या अधिकांश जो भी कहिए मैगी हो गया, अधिकांश जो भी चीज़ें हैं वो बाहर से ही आपके घर में अंदर आ रहा है। यानी कि इसको खरीदने के लिए आपको क्या लग रहा है, पैसे लग रहे हैं। पर इससे भी आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन हम आगे जो भी बात करेंगे उससे सारा बात जो आपके मन में सवाल चल रहा होगा, इस सारा का जवाब उसमें मिल जाएगा। कहने का मतलब यह है, आप इस एक उदाहरण से समझिए कि जब आज से करीब करीब 20-30 साल पहले, 40 साल पहले अगर हम चलेंगे तो हम देख पाएंगे, या हो सकता है 50 साल भी पीछे चलेंगे तो अगर हम देख पाएंगे उसमें कि प्रत्येक गांव में
कोल्हू का बैल मतलब कोल्हू से सरसों तेल निकाला जाता था, जो हम सभी घरों में प्रयोग करते थे, और उसके प्रयोग करने से हम सभी अनेक बीमारियों से दूर होते थे। इस सरसों का तेल का ही हम उदाहरण क्यों दे रहे हैं, आप इसको इसमें एक इकोसिस्टम ऐसा झलकेगा कि आप बहुत कुछ सोचने पर विवश हो जाएंगे। आप इसको ध्यान से सुनिए। सरसों का तेल कैसे निकलता है? प्राय इसमें दो बैल होते हैं, लकड़ी का लोहे से कुछ बना कोई यंत्र होता है, जो बैल चारों तरफ एक वृत्त की परिक्रमा में घूमते हैं और उसी के माध्यम से सरसों का तेल निकाला जाता है, जो आज मशीन काम कर रही है। तो कहने का मतलब है मेरा कि आज जो ये मशीन काम कर रही है तेल निकालने का, तो यह मशीन जो चल रही है कोई बिजली से ही चल रही होगी, या तो कोई डीजल या पेट्रोल इंजन या इस तरह का कोई यंत्र होगा उसको चलाने के लिए। अगर मान लिया जाए वर्तमान की स्थिति यह है कि पेट्रोल डीजल का जो रेट आज 87-88 रुपये है, या राउंड फिगर में 90 रुपये लीटर कह लिया जाए, तो अगर इससे कोई भी अगर चल रहा है मशीन, तो जो तेल सरसों का तेल निकाला जा रहा है उसका प्राइस तो ऑटोमेटिक बढ़ेगा। प्राइस तो बढ़ने के साथ में ही आपका वातावरण प्रदूषित हो रहा है। दिन प्रतिदिन धरती का तापमान बढ़ता जा रहा है, धरती का जलस्तर सूखता जा रहा है, और तो और आदमी कर्जा में होते जा रहा है। अधिकांशतः अभी हम देख रहे हैं कि लगभग सभी लोग कर्ज में हैं। किसी न किसी तरह का आदमी के पास कर्ज होगा ही। बैंक का लोन होगा, होम लोन होगा, पर्सनल लोन होगा, कार लोन होगा, मोबाइल लोन होगा, या किसी न किसी तरीक़ा से कोई ना कोई लोन है। क्या कोई फ्रेंड का होगा लोन, कोई किसी न किसी रूप से लोन होगा। अधिकांश हमने जो प्राय देखा है उसके हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। लेकिन मैं जो विषय यह दे रहा हूँ कि जो कंपनी में, जो फैक्ट्री में सरसों का तेल निकाला जा रहा है, कितना लोगों को वो रोज़गार दे रहा है। मैंने तो गूगल किया तो गूगल में ऐसा कोई ठोस सबूत हमें को नहीं मिला कि देश में कुल कितनी जो कंपनी है जो सरसों का तेल निकाल रही है, ऐसा मुझे कोई ठोस नहीं मिला। लेकिन मैं अनुमान के आधार पर बता रहा हूँ कि बहुत कम लोगों को ये सब रोज़गार दे रही है, और रोज़गार कम के साथ में महंगाई तो ज़ोरों शोर से चल रही है, और साथ साथ जो खाने को तेल मिल रहा है वह तेल भी ठीक नहीं मिल रहा है। और इस यंत्र को यानी कि इस कंपनी, इस फैक्ट्री को के माध्यम से जो लोग खा रहे हैं, जो भी लोग अपना जो भी इसमें कर रहे हैं काम, तो इससे प्रकृति का नुकसान ही हो रहा है। और नुकसान कराने में दोष सिर्फ फैक्ट्री वाले का नहीं है, दोष सब किसी का है जो किसी न किसी कंपनी का ब्रांड का तेल खा रहे हैं, या रिफाइंड तेल हो या जो कोई भी तेल हो। अब इसके लिए कैसे, अब आगे समझते हैं। जब हम तेल पहले कोल्हू में निकालते थे तो तेल को एक नॉर्मल टेम्परेचर में तेल निकलता था, माने एक उसका गति निश्चित था। आज हाई टेम्परेचर पर तेल निकाला जा रहा है, जिससे तेल का विटामिन जो है वो विटामिन पहले ही समाप्त हो जा रहा है। और जो फैक्ट्रियाँ, जो कंपनी जो लोग तेल निकाल रही है, तेल बना रही है, सरसों का तेल निकाल रही है, वो बहुत ही कम लोगों का रोज़गार दिया है। मैं जानता हूँ कि पूरे भारत में 7,32,000 गाँव है। अगर मैं इस प्रत्येक गांव में अगर सब लोग कोशिश करें, एक एक मात्र यूनिट लगाए, यानी कि एक एक इकाई लगाए, तेल निकालने का कोल्हू लगाए, तो पूरे 7,32,000 लोगों को रोज़गार मिल जाएगा। और मेरा यह विश्वास है कि 7,32,000 लोगों को रोज़गार ये कंपनी नहीं दी होगी। मात्र एक एक यूनिट की बात कर रहा हूँ। हो सकता है एक यूनिट लगाने से पूरे लोगों को खाने को तेल उपलब्ध ना हो पाए, तो इसके लिए 2 यूनिट भी लगाना पड़ सकता है, 3 यूनिट भी लगाना पड़ सकता है। तो कुल मिला के यही रेशियो यह कहता है कि बड़ी बड़ी कंपनियां, फैक्ट्रियां जो सरसों का तेल निकालती है, जितने लोगों का रोज़गार वो दी होगी, उससे कहीं अधिक आपको इस कोल्हू के माध्यम से रोज़गार लोगों को मिल जाएगा। रोज़गार तो मिलेगा ही, साथ साथ मैं और आज की प्रत्यक्ष घटनाओं के आधार पर भी मैं इसका विश्लेषण कर रहा हूँ।
रोज़गार तो मिलेगा, दूसरा नंबर जो है खाने को शुद्ध तेल मिलेगा। आप स्वयं जाएंगे, तेल निकलवाएंगे और लेकर के आ जाएंगे। और जो बैल के माध्यम से तेल निकलेगा तो वो स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद तो है ही, साथ साथ उसके लिए उसको निकालने में कोई हमारा इलेक्ट्रिसिटी खर्च नहीं हुआ, ना ही कोई ईंधन जला, ना हमने प्रकृति को कोई नुकसान किया। तो जो बैल चलाते हैं इस कोल्हू को, तो बैल खाते क्या है? ये वो लोग खाते हैं जैसे पुआल हो गया, भूसा हुआ, खरी हुआ, दारा हुआ, चोकर हुआ इत्यादि वगैरह वगैरह खाते हैं। तो जैसे अगर मान लिया जाए कि अगर धरती पर एक भी पशु ना रहे तो आदमी तो अन्न खाएगा ही, अर्थात चावल खाएगा, दाल खाएगा, इस तरह के जो भी चीज़ खाद्य पदार्थ है खाएगा ही। तो खाद्य पदार्थ उगता है तो खेत में ही उगता है, तो उसके जो धान उगाने के लिए जो पुआल हुआ, गेहूँ उगाने के लिए जो भूसा हुआ, दाल उगाने के लिए से पहले जो भूसा हुआ, वो सारे भूसा जो वगैरह हो, पुआल हो, भूसा हो, कौन खाता है? गाय खाते हैं, पशु खाते हैं। तो ये एक वेस्ट को दी बेस्ट बनाने का काम करते हैं ये पशु। ये प्रकृति के सबसे उत्तम उपहारों में से एक है और मनुष्य के सबसे करीबी का ये पशु है बैल, जो चारों तरफ से लाभप्रद है। ये तो उस माने जो खरपतवार जो हुआ, यानी कि जो पुआल भूसा हुआ, इसको तो अपने जगह ठिकाने धराएगा ही, इसके साथ साथ वो आपको काम भी कर देगा, इससे प्रकृति को नुकसान भी ना होगा। और इसके साथ साथ ही आपको वातावरण प्रदूषित नहीं होगा और महंगाई से इसका कोई खास लेना देना नहीं रहेगा। और जैसे कि हम 7,32,000 लोग जो गांव बताए, तो इस गांव में एक यूनिट से काम नहीं चलेगा, इसलिए अगर 2 यूनिट भी लगेगा तो 15 लाख लोगों को लगभग रोज़गार मिल जाएगा, जो बहुत ही कारगर साबित होगा। और ये समाज काम कर सकता है, ये समाज कर सकता है, सरकार के भरोसे ज़्यादा ना रहे। आप खुद कर सकते हैं, हम खुद कर सकते हैं, हम सभी समाज के हाथ में है, बशर्ते जानकारियाँ नहीं है। आप उस कंपनी को बढ़ावा दे करके, यानी कि जो पैकेट बंद तेलों है उसको खरीद करके उस कंपनी को बढ़ाते चल रहे हैं, अपना खुद का नुकसान कराते चल रहे हैं। और आपको बता रहा हूँ, ये तो 2020 में लॉकडाउन हुआ ही, और 2021 में कहीं संकेत है कि लॉकडाउन हो सकता है। तो आप जब कंपनी के गुलाम हो चुके हैं, उसी के ऊपर आश्रित हो चुके हैं, अगर लॉकडाउन लग गया तो आपके पास खाने पीने के लिए जो जरूरी सामान जो पहुँचना होगा उसमें बाधाएं उत्पन्न हो जाएगी। यहाँ तक कि पिछला लॉकडाउन में हमने भी देखा है कि खाने का जो सामान होता है, राशन लेने के लिए जाने पर पिटाई हुई है दम तक। अगर हमारे पास पड़ोस में ही रहेगा तो हम लोग को उतना दिक्कत नहीं रहेगा। अगर मान लिया जाए जो लोग बड़ी बड़ी कंपनियां जो स्टॉक करके रखे हैं, उन सभी लोगों के हाथ में वो तेल है, खाद्य पदार्थ है, राशन है, अगर वो सब नहीं निकालेंगे तो आप और हम सभी लोग ऐसे ही मर जाएंगे। इसलिए ये सभी चीज़ें समाज के पास होना ज़रूरी है। तो हम आग्रह करते हैं कि जो लोग मेरी इस बात से सहमत है, विचार से सहमत है, वो चाहे तो मुझसे भी संपर्क कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में अपना कांटेक्ट करने के लिए जो सुविधा है मैं उसमें दूंगा। मैं यह बताने चाह रहा हूँ कि हम सभी कंपनी के भरोसे ना रहें। और मैंने सबसे पहले आपको एक बात बताया कि एक सदे सब जाए, रहीमन मूल ही सिंचबो फूले फले गाय। अर्थात मैंने एक उदाहरण दिया है, सरसों के तेल लगाने वाली जो फैक्ट्रियाँ हैं, उसके बदले अगर हम लगाते हैं कोल्हू का, तो चारों तरफ से हमारा प्रकृति को फ़ायदेमंद ही है, लोगों को रोज़गार ही मिलेगा, नुकसान नहीं मिलेगा। आप कल्पना कीजिए कि जो फैक्ट्री लगे हैं बहुत बड़े एक प्लॉट में लगा है, उसको चलाने के लिए बड़ी बड़ी मशीनें हैं, डीजल खर्चा है, इलेक्ट्रिसिटी खर्चा है, और इतना करने के बाद लोगों को रोज़गार कम मिल रहा है, खाने को सही चीज़ नहीं मिल रहा है और प्रकृति को नुकसान कर रहा है। तो हम ऐसा काम करें क्यों? इसलिए हमें अपनी आदत को बदलना पड़ेगा।
हमें अपने ये जो गलत काम को कर रहे हैं उसको बदलना पड़ेगा। इससे हमारा जाकर देश, समाज, प्रकृति सब बदलेगा। अगर कोई कहे कि प्रदूषण बढ़ाने में मेरा हाथ नहीं है तो झूठ बोल रहे हैं। सत्य यही है कि झूठ बोल रहे हैं। मैं आपको और बताता हूँ। कहने का मतलब, आप जिस कंपनी का तेल ही खरीद रहे हैं या किसी भी कंपनी का तेल हो, वो कंपनी अगर थोड़ा सा भी प्रदूषित करती है जगह को, तो उसका तेल आप भी खरीद रहे हैं, हम भी खरीद रहे हैं, जो भी खरीद रहे हैं, तो उस कंपनी को बढ़ाने में जो हाथ मिल रहा है, साथ मिल रहा है, तो प्रकृति को नुकसान हो रहा है। तो उस नुकसान का वजह आप भी है, हम भी है। यानी कुल मिलाकर वे सभी लोग हैं जो उस तरह का तेल खरीद रहे हैं या तेल निकलवा भी रहे हैं। तो प्रकृति को नुकसान कराने में हाथ सभी लोगों का है, जो कोयलों के अलावा दूसरे माध्यम से तेल निकलवा रहे हैं। मैंने तो सिर्फ अभी एक उदाहरण दिया है, सिर्फ सरसों का तेल निकालने के लिए। ऐसे बहुत ही उदाहरण हैं। आपको मैं एक बात बताता हूँ। जैसे प्रायः देखा गया है, आप भी देख सकते हैं पिछले दिनों को झांक करके, आज से करीब 30 साल पहले, 40 साल पहले, या अभी भी ऐसे गांव है, ऐसे जगह है जहां लोग दांतों से ही दांत साफ किया करते हैं। ऐसा क्या हुआ कि आने वाले पिछले 10-20 सालों में अधिकांश घरों में यह टूथपेस्ट पहुंच गया, ब्रश पहुंच गया, जीवी पहुंच गया, जो कि चारों तरफ से मनुष्य का नुकसान कर रहा है। नुकसान कैसे कर रहा है? और प्रदूषण करने में जो ब्रश खरीद रहे हैं, जो पेस्ट खरीद रहे हैं, इस तरह के जो सामान खरीदे हैं, उन सभी लोगों का दोष है प्रदूषण को बढ़ाने में। अब कैसे, मैं बता रहा हूँ। जहाँ पे पेस्ट बन रहा है, जहाँ पे ब्रश बन रहा है, कोई कंपनी तो होगी। कंपनी में जो मशीनें लगी होगी वो तो इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से चले या डीजल के माध्यम से चले, कोई तो उसको चलने का जरिया होगा जिससे वह चल रहा होगा मशीन। उस मशीन को बनाने के लिए जो जगह कब्जा किया गया होगा, कितने पेड़ को काटा गया होगा, इसके बाद वो प्रोडक्शन करती है पेस्ट का। तो पेस्ट क्या चीज़ में बनकर निकलता है? प्लास्टिक की चीज़ों में। ब्रश क्या चीज़ से बनता है? प्लास्टिक की चीज़ों से बनता है। आपको पता है कि प्लास्टिक हमारे स्वास्थ्य के हिसाब से बहुत खतरा का निशान है, लेकिन फिर भी आपको ऐड दे करके, टीवी में एडवर्टाइजमेंट कर करके आपका दिमाग में ये बात भर दिया जाता है, जो ये निकलने के तैयार नहीं। हो सकता है बहुत लोग इस बात को मानने से इनकार कर जाएंगे, क्योंकि साइकोलॉजी का एक चैप्टर है, उसमें बताया गया है, साफ तौर पर यह कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति गलत बातों को बार बार सुनेगा तो वो बात को सही मानने लगता है। यही बात है जो आज मैगी चल रहा है, हॉर्लिक्स चल रहा है, या अरे एक चीज़ चल रहा है। हमको कहने का मतलब है, हॉर्लिक्स में जो चीज़ मिलाया जा रहा है, बादाम मिलाया जा रहा है, गेहूँ मिलाया जा रहा है, तो उसका हम प्रत्येक चीज़ खाएंगे तो क्या बुरा हो जाएगा? हमारे शरीर को ही तो मिलेगा ना। पर नहीं, हमको तो हॉर्लिक्स ही खरीदना है, हमको तो लैक्टोजन ही खरीदना है, हमको गाय के दूध का पाउडर चाहिए, लेकिन हमको प्रत्यक्ष गाय का दूध नहीं चाहिए। हम अपना घर में गाय नहीं पालेंगे। ऐसी आज स्थिति हो गई है। मैं आपको और बता रहा हूँ, टूथपेस्ट की बात करें, पहले वहाँ पे बात करते हैं। इस तरह से प्रकृति को नुकसान कर रहे हैं। और क्या आप ये बता सकते हैं कि पहले की अपेक्षा अब के डेट में, समय में, ज़्यादा दांतों में रोग आना शुरू हो चुका है, ज़्यादा डेंटिस्ट के पास जाना पड़ रहा है। लेकिन पहले के लोग जो दांतों का प्रयोग करते थे, वो प्रयोग करने से उनके दांत बुढ़ापे तक दांत मजबूत रहते थे, और आज के लोगों का दांत मजबूत नहीं है। साथ ही साथ जो पेस्ट बनता है, तो उसके लिए तो मैंने बताया कि प्रदूषित क्या क्या हो रहा है, तो आपको मैं पहले बता दिया हूँ। लेकिन अगर हम पेस्ट की जगह पर अगर हम दातुन का प्रयोग करना शुरू करें, तो हमें दातुन कहाँ से मिलेगा? मिलेगा पेड़ से। पेड़ कैसे होगा? पेड़ लगाने से होगा। जब पेड़ लगेगा धरती पर तो ऑक्सीजन मिलेगा।
इस ऑक्सीजन से इस प्रदूषण जो हुआ है, वातावरण हुआ है, इस वातावरण को राहत मिलेगी। इस वातावरण को राहत मिलेगी तो आपको भी स्वच्छ ऑक्सीजन मिलेगा, हमें भी स्वच्छ ऑक्सीजन मिलेगा और इस कंपनी के गुलाम नहीं होना पड़ेगा। आज के डेट में लॉकडाउन चारों तरफ से लग रहा है, होने वाला है, कहीं कहीं हुआ है। अगर इन्हीं कंपनियों के भरोसे रहेंगे तो आपको और हमको एक ऐसा समय आ जाएगा जो कि मुंह धोने के लिए सोचना पड़ेगा, क्योंकि आप इधर पास में लगाया नहीं है नीम का पेड़ या कोई पेड़ का दातुन मिलेगा नहीं। आपको तो चाहिए क्या बोलते हैं पेस्ट, तो पेस्ट के लिए लगेंगे पैसे। अब पैसे नहीं रहेंगे तो आप कैसे मुंह धोएंगे? आप बताइए। ये लॉकडाउन लग रहा है या होने वाला है या कहीं हुआ है? तो आप किसी कंपनी के गुलाम बिल्कुल ना बनिए, जहाँ तक हो सके उससे दूर होना शुरू कीजिए। और रहा बात रोज़गार का, तो रोज़गार तो मैंने बता ही दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि ये रोज़गार पेस्ट बनाने से बहुत से लोगों को रोज़गार मिल रही है, तो हम पूछना चाह रहे हैं कि रोज़गार मिल रही है तो आप पेड़ भी तो लगाओ ना भैया। आप पैसे के पीछे क्यों भाग रहे हैं? पैसे के पीछे इसलिए ही तो भाग रहे हैं कि हम पैसे से ही सारा चीज़ मिलता है। पेस्ट मिलेगा पैसे से, ब्रश मिलेगा पैसे से, पेस्ट मिलेगा पैसा से, ब्रश मिलेगा पैसा से, साबुन मिलेगा पैसा से, दूध मिलेगा पैसा से, क्योंकि आपको तो घर में करना नहीं है, आपको तो कंपनी का गुलाम होना है। इसके साथ साथ अब जितने भी चीज़ चाहिए सब तो चीज़ चाहिए पैसा से। अपना स्वदेशी को तो भूल गए हैं। स्वदेशी के ऊपर आइए। स्वदेशी, स्वदेशी का अर्थात जो हमारे नज़दीक में बनता हो। टाटा बिरला फलना चिलना कुछ नहीं। आप अपने आसपास में पेड़ लगाइए। जितना पेड़ लगेगा रहेगा उतना ही ऑक्सीजन रहेगा, उतना ही हम सबों का स्वास्थ्य बेहतर रहेगा। और पैसे के पीछे भागने का बहुत से कारण है, वही कारण बहुत से वही है, कुल मिला के वही कारण है कि पैसे रहेगा तो सब चीज़ आएगा, पैसे नहीं रहेगा तो नहीं आएगा। अरे भैया हमको पैसे की ज़रूरत क्यों? अगर हमको दातुन घर पे ही मिल जाएगा तो हमको पेस्ट खरीदने के लिए पैसा नहीं चाहिए। अगर हम ना भी काम करेंगे तो चलेगा मेरे लिए ना। पूरे अगर साल भर में या पूरे 50 साल आदमी का जीवन है तो लाखों रुपए का पेस्ट खरीद कर मुँह में रगड़ सकता है, रगड़ देता है। तो कहने का मतलब है लाख रुपए कमाने के लिए हमको तो मेहनत करना पड़ा, काम तो करना पड़ा ना। तो अगर उस लाख रुपए की जगह अगर हम पेड़ लगा दिए तो हमको काम करने की ज़रूरत ही नहीं है, मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं है, तो हमें उस रोज़गार के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। बात समझ में कुछ आ रहा होगा। हमारा ये ऐसा अनुभव है, ऐसा अनुमान है। अभी तो मैंने सिर्फ दो बातें आपको उदाहरण के साथ में प्रस्तुत किया हूँ मेरे बंधु भाई, माता बहन। ऐसी बहुत सी बातें हैं। आज प्राय यह देखा जा रहा है कि दूध का भी बहुत सा चल रहा है चलन कि पैकेट में बंद दूध आ रहा है, और दूध यहाँ तक कि उसमें भी हो रहा है प्लास्टिक का भी दूध आ रहा है, आपको पता नहीं चल रहा है। दूध में एक मिलेनियम नाम का केमिकल है जो कि मनुष्य के जीवन पर, स्वास्थ्य के ऊपर बहुत सा खराब प्रभाव डाल रहा है। आज देख रहे होंगे, अगर आप गूगल कीजिए या बहुत सा वेबसाइट वगैरह पर निकाल कर देखिएगा तो जितना दूध का खपत है पूरे भारत देश में उससे कम उत्पादन हो रहा है। जैसे मान लीजिए जाए कि अगर दूध का उत्पादन अगर 1000 लीटर है और खर्च अगर 2000 लीटर है तो 1000 लीटर दूध कहाँ से आ रहा है? तो दूध नहीं, वो केमिकल है। तो इस बात को समझिए और हो सके संभव कीजिए कि अपने यहाँ प्रत्येक चीज़ों का प्रयोग करना शुरू कीजिए। दूसरे के ऊपर आश्रित मत रहिए, दूसरे के ऊपर गुलाम मत रहिए। मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि आज जो कंपनी पेस्ट बना रही होगी, है ना, वो इन्होंने इतना पैसा कमाया होगा कि वो अपना घरों में कैद होकर आराम से खा सकते हैं, और आप और हम अपने घरों में कैद होकर खा नहीं सकते हैं। आपको काम करना पड़ेगा, मेरे को काम करना पड़ेगा। तो हम सब काम करके दूसरों को राजा बनाए हैं। अगर यही समय अगर हम पेड़ लगाने में कर दिए होते, अगर अपने आसपास पेड़ लगा लिए होते तो हमको यह दातुन फ्री में मिल जाता और अपना घर में हम सुख चैन से कर सकते हैं। अगर मान लिया जाए कि पूरे 50 साल में अगर 1 लाख रुपए के भी हमने अगर पेस्ट खरीदा है तो 1 लाख रुपए कमाने के लिए जो हमने समय लगाया वो समय में तो आराम कर सकते थे। और पेड़ लगाने में कितना समय लगता है आप बताइए?
आप ज़्यादा नहीं तो आप जो जन्मदिन मनाते हैं उस जन्मदिन के उपरांत एक पेड़ लगाइए, फूंक मार के बत्ती नहीं बुझाइए। हमारा सनातन संस्कृति कहता है कि जब किसी घर का चिराग बुझ जाता है तब दीपक बुझता है, आप जिंदे में दीपक बुझा दे रहे हैं। ऐसा बिल्कुल मत कीजिए मेरे भाई, ऐसा बिल्कुल न करिए। आप सत्य के साथ आगे बढ़िए, जीवन बहुत सुनहरा है और इन सभी चीज़ों के माया जाल से हटिए। कभी कभी मेरे मन में ख्याल आता है, ख्याल क्या सच्ची बात है कि आज के डेट में बर्तनों का बहुत सा प्रयोग हो रहा है, चलन हो रहा है। बर्तनों के बारे में मेरा यह राय है कि अब बहुत से लोगों ने कहा है कि एल्युमिनियम का बर्तन, स्टील का बर्तन, ये सब बहुत ख़राब बर्तनों में से एक है, लेकिन फिर भी हम सभी को घर में यही बर्तन उपलब्ध है। ऐसा क्यों? क्योंकि ऐसा एडवर्टाइजमेंट ऐसा बनाया गया है पूरा माहौल कि यही मिलने वाला है। और इसमें जो भी बर्तन में खाना बनता है, इस तरह के बर्तन में खाना बनता है, ये ख़राब ही खाना होता है, उतना गुणवत्तापूर्ण खाना ना होता है। तो हम सभी को इस बर्तन से भी दूर होना पड़ेगा, जिससे हम सभी को बीमारी से भी बचेंगे। इन सभी बर्तन से हटेंगे तो कहाँ जाएंगे? सबसे शुद्ध है मिट्टी का बर्तन। मिट्टी का बर्तन आप प्रयोग ना कर सके तो तांबे का बर्तन, कांसा का बर्तन, पीतल का बर्तन, फूल का बर्तन, इस तरह के बर्तनों का प्रयोग करें जितना हो सके संभव हो। पर इन सभी को चक्कर से, माया जाल से निकलिए। आप या हम भी पहले देखे हैं, है ना, कि जब शादी ब्याह होता था तो पतई का पत्तल मिलता था, बाज़ार में उपलब्ध होता था। उस पत्तल में लोग को खाना खिलाते थे। कितना अच्छा था कि पत्ती जो है जलती है तो उससे ज़्यादा कुछ नुकसान नहीं होना है। लेकिन आज फार्म के जो भी बर्तनों में खा रहे हैं, मतलब कि थाली में खा रहे हैं, उससे प्रकृति को नुकसान ही है। और हम ऐसा ही चीज़ को खरीद कर ऐसा चीज़ को बढ़ावा देते जा रहे हैं। ऐसी कंपनियाँ 1 लग रही है, 2 लग रही है, 4 लग रही है, आए दिन 10 लग रही है, जिससे हमारा प्रकृति का नुकसान हो रहा है, वातावरण का नुकसान हो रहा है। तो ऐसा बिल्कुल ना कीजिए। इसी के वजह से गरीब लोगों को और सा रोजगार मारा जा चुका है। और प्रकृति को नुकसान यानी कि प्रदूषित करने में हाथ है, ऐसा बिल्कुल मत कीजिए, ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। सत्य को परखिए, सत्य को समझिए और सत्य के साथ आगे बढ़िए। जीवन में सिर्फ काम करना ही एक लक्ष्य नहीं होता है। अर्थात कहने का मतलब है कि जीवन में सिर्फ कमाना ही लक्ष्य नहीं है, कमाने के साथ बचाना भी लक्ष्य है। हमको पैसे की ज़रूरत इसलिए पड़ रही है कि हमें पेस्ट खरीदना है, पैसे की ज़रूरत इसलिए पड़ रही है कि हमें तेल खरीदना है, पैसे की ज़रूरत इसलिए खरीदना पड़ रहा है कि हमें पत्तल क्या बोलते हैं, फोम का थाली खरीदना है। और भी बहुत ऐसे उदाहरण हैं। यानी कि अगर उस पैसे पेस्ट खरीदने की जगह पर हम पेड़ लगाएंगे कितना अच्छा। अगर हम सरसों तेल को खरीदने के बजाय अगर हम अपने गांव घरों में उस कोल्हू वाले बैल को अगर लगाएंगे, ऐसा यूनिट लगाएंगे तो कितने लोगों का रोज़गार मिल जाएगा। इसका तो कहना नहीं है। जो आज राजनेता लोग यह कहते हैं कि हम 1 करोड़ लोगों को रोज़गार देंगे, 10 लाख लोगों को रोज़गार देंगे, हकीकत में कुछ लोगों को रोज़गार नहीं दे पा रहे हैं। और दिन प्रतिदिन महंगाई बढ़ती जा रही है, दिन प्रतिदिन। महंगाई में को काबू में करने का यही सबसे सुगम रास्ता है और सबसे उत्तम रास्ता है, जो प्रकृति को नुकसान भी ना करे, आपका काम भी करे। और हाँ, दातुन की बात मैं कह रहा था तो उसमें भी आपको बताया हूँ। आज आदमी सुबह जगता है तो कहता है कि एक्सरसाइज करने चलते हैं, टहलने चलते हैं। तो आप जब ब्रश करते हैं, पेस्ट लगाते हैं, तो उससे दांतों की एक्सरसाइज होता है? बिल्कुल नहीं। दांतों का एक्सरसाइज जब आप दातुन चबाते हैं ना, चबाने में जो ताकत लगती है दांत के माध्यम से उस कुचा को बनाने में, तो दांत का एक तरह से एक्सरसाइज होता है, जिससे दांत स्वस्थ रहता है। और क्या है, पेस्ट लिए, लगाए, बस ऐसे ऐसे मारे और काम खत्म हो गया। इन सभी चीज़ों से बचिए। और अभी तो मैं बहुत सी बातों को बताया हूँ आपको। जितना हो सके, जितना मान सके, आप अपनी बातों, इन सभी चीज़ों को अपने जीवन में लागू करें तो संभव है हमारा प्रयास वातावरण को संतुलित करने में अग्रसर होगा, आगे बढ़ेगा।
मैंने पेस्ट के बारे में जो बताया उससे अगर कुछ आपको जानकारी मिली हो, सीखने को मिली हो तो उसको अपने पास रखें और अपने जीवन में लागू करें। पहले खुद से बदलिए, किसी दूसरे को नहीं बदलना है। सबसे पहले अपने आप से बदलना है। आदमी सबसे ज़्यादा डायरेक्शन से नहीं सीखता है, एक्शन से सीखता है। मैं आपको बताऊं मेरे भाई, मेरे जीवन का अनुभव है, जब से मैंने इसके बारे में जाना उस समय से मैंने पेस्ट खरीदना बंद कर दिया। या वो किसी भी हो, पेप्सोडेंट हो, क्लोजअप हो, पतंजलि हो, फलना हो, चिल्ला हो, जो भी हो, किसी भी कंपनी का पेस्ट मैं नहीं खरीदता। मैं खरीदता नहीं हूँ। मैं अपने गांव घरों में जो पेड़ पौधे हैं उसी के दांतों से अपना दांत को साफ करता हूँ और मुझे इसमें गर्व करने की बात है। आपको और समझना है तो मैं आपको बताता हूँ कि आज ये जब से पेस्ट की कंपनी आई, आप इसको खोज लीजिए कि कब से पेस्ट की कंपनी बन रही है, कब से पेस्ट बना रही है। उससे पहले क्या लोग दांत साफ नहीं करते थे? करते थे। जब वो तरीका सबसे अच्छा था, ये तरीका आज भी अच्छा है। ये पेस्ट का तरीका बहुत गलत है। इसको जितना जल्दी अपने आसपास से दूर कीजिए, अपने घर से दूर कीजिए। इसलिए बहुत ज़्यादा फायदे में रहेंगे मेरे भाई। बराबर दांतों के डॉक्टर का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। बहुत सा बेहतर चीज़ों में आपका साथ होगा। अतः फिलहाल इन्हीं सभी शुभ विचारों के साथ मैं अपनी बातों को ख़त्म करता हूँ। आपने इतना कीमती समय देकर मेरी बातों को सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।